आज का यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मात्र एक वीडियो से आपकी परीक्षा में 20 नंबर आने वाला है। 20 नंबर कहीं पे भी नहीं जाने वाला है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि आपको गद्यांश सॉल्व करने के लिए आता है और आपको ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं। बड़ा ही आसान है और आप सभी बड़ा ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर 20 नंबर का है, कुछ कीजिए, इस पर एक वीडियो बना दीजिए जिससे कि हमको समझ में आ जाए। और 20 नंबर बाबू आपका कंफर्म हो गया, समझिए कि आपकी परीक्षा में 20 नंबर आ ही गया, क्योंकि काफी ईजी तरीके से आपको बताने वाले हैं आज, है ना। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि न्यू पैटर्न पे आधारित जो है आपका जो हिंदी में आपका जो क्वेश्चन आ रहा है गद्यांश, उसमें 4 गद्यांश आएगा, 20 अंक का आएगा। उसमें से 2 गद्यांश को आपको सॉल्व करना होगा। आपको गद्यांश दिया गया होगा, उसको पढ़ करके आपको सॉल्व करना है ना। तो देखिए कितनी इजी तरीके से, आप कितना आसानी तरीके से बना देते हैं। आइए गद्यांश आपको दिखाते हैं और क्या होगा उसका बिल्कुल सही उत्तर कैसे आप परीक्षा में लिखिएगा, जिससे कि आपको 20 का 20 अंक आपको मिल जाएगा। क्योंकि जानते हैं आप सभी की हिंदी में बड़ा ही अंक कटता है ना। तो क्या क्या बातों को ध्यान रखना, इन सारी बातों को हम लोग जानेंगे। और गद्यांश अगर 20 नंबर का आ रहा है तो समझिए कि बहुत अच्छी बात है। तो कैसे आप बनिएगा, देखिए 20 नंबर का आ रहा है ना, इसका मतलब हो गया कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बनाना की जरूरत है। देखिए सबसे पहले आपको समझाना चाहेंगे, देखिए आपके परीक्षा में आएगा, सबसे पहले आपको प्रश्न इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि निम्न गद्यांशों को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। पहले इसके कहने का क्या मतलब है, ये मतलब समझिए, क्योंकि अगर आप छोटा सा गलती करते हैं, मतलब नहीं समझते हैं, तो समझिए कि आपका जो 20 अंक मिलने वाला है वो मिलेगा ही नहीं, गलती हो जाएगा। 20 अंक बहुत ही ज्यादा होता है आपकी परीक्षा में। अगर इसका मतलब ये है कि आपको एक नीचे गद्यांश दिया गया है और उस गद्यांश को आपको पढ़ना है और उस गद्यांश में से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। प्रत्येक गद्यांश में से आपको 5 प्रश्न पूछा जाएगा और 5 प्रश्न का जवाब दे देते हैं तो आपको 10 अंक मिल जाएगा। इसी प्रकार आपको 2 गद्यांश को सॉल्व करना होगा, जिसमें आपको 20 अंक पूरे मिल जाएंगे। और आपके लिए बहुत अच्छी बात है, यहां न्यू पैटर्न पे आधारित जो है 4 गद्यांश पूछी जाएगी, जिसमें से मात्र 2 ही गद्यांश का जवाब देना है। तो गद्यांश का कैसे आप जवाब दीजिएगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा और कैसे इजी तरीके से बता दीजिएगा, आसानी तरीके से बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसी प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ पे जो गद्यांश दिया गया है, इसी प्रकार से आपको गद्यांश देखने को मिलेगा। लेकिन आप पहले गद्यांश को नहीं पढ़िएगा। ये कहिएगा सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ट्रिक जानना है ना आपको, तो पहले गद्यांश मत पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए और उसके अनुसार देखिए आप कितनी इजी तरीके से, देखिए कितनी आसानी तरीके से बना दीजिएगा। अगर आप गद्यांश पढ़ते हैं तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। पहले आप प्रश्न को पढ़िए। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, मैक्स मूलर का जन्म कहां और कब हुआ था। दूसरा प्रश्न देखिए, वे कितने वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, पिता के मरने के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई। अगला प्रश्न देखिए, उनकी दैनिक आर्थिक स्थिति का उनकी शिक्षा दीक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। और अगला और अंतिम प्रश्न जो है वह है कि स्वामी विवेकानंद ने उन्हें क्या कहा था। ये हम आपको पहले पढ़ने का क्यों बताएं, इसका क्या मतलब है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे गद्यांश को। अब इसमें कितना प्रश्न पूछा गया बाबू, तो 5 प्रश्न पूछा गया है। ये ट्रिक आप ध्यान से याद करके रखिए। अब 5 प्रश्न पूछा गया ना, तो इस जो गद्यांश आपको दिया गया ना, इस गद्यांश का आपको 5 भाग में बांट देना है। 5 भाग में बांट देना है। क्यों बांटना है, देखिए आप अपने अनुसार से मान लीजिए कि इसे आप 5 भाग में बांट दिए हैं, कहीं से कहीं तक बांट दिए। मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक आपका 1 भाग हो गया, फिर यहां से लेकर के यहां तक 1 भाग हो गया। इसी तरह से 5 भाग में इसे बांट दीजिए, या नहीं बांटे तब भी ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्या समझाना चाहते हैं आपको, पहले पूरा वीडियो देखिए तब समझ में आएगा, बड़ा ही मजा आएगा आज आपको, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मैक्स मूलर का जन्म कहां और कब हुआ था। तो देखिए मैक्स मूलर का जन्म कहां और कब हुआ था, तो ये सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है ना, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन। तो समझिए कि सबसे पहले वाला भाग जो आपको हम बोले कि पहला वाला भाग आपको जो दिखाए कि पहला वाला भाग आप बांट लीजिए 5 भाग, तो 5 भाग में पहला वाला भाग में इसका उत्तर होगा। अब देखिए कैसे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस भाग को बांटे तो देखिए यहाँ विश्वविख्यात मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी के डेसाउ नामक शहर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। मिल गया कि नहीं मिल गया, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, मिल गया कि नहीं मिल गया। लेकिन अब इसे आपको लिखना कैसे है, अब देखिए पहला भाग में क्वेश्चन कंप्लीट, अब दूसरा भाग में मिलेगा दूसरा क्वेश्चन का उत्तर, लेकिन इसे लिखना कैसे है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, बढ़िया से देखिए। देखिए कैसे लिखेगा, लिखेगा कि मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। पहला प्रश्न का जवाब आप बता दिए, आपको 2 अंक यहाँ पे मिल गया, 2 अंक यहाँ पे कंफर्म हो गया आपका। और ये जो है ना गद्यांश, ये पिछले साल का पूछा हुआ गद्यांश है।
ऐसा नहीं कि कोई भी गद्यांश आपको ले करके बता दे रहे हैं। हमारे चैनल पे जो भी बताई जाती है डायरेक्ट एकदम सीधे परीक्षा में पूछे जाने वाला ही बताया जाता है। और यह वीडियो तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला कह रहा था प्रश्न इसमें ख नंबर कि वे कितने वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। अब देखिए ये आपको बता देंगे 5 भाग बांट लीजिए, तो ये दूसरा वाला भाग यहाँ से यहाँ तक आपको मिला था ना, पहला क्वेश्चन का उत्तर मिल गया था यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अभी इसके बाद वाला में देखिए दूसरा भाग में मिल जाएगा इसका दूसरा का उत्तर। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे मिल गया जब वे 4 वर्ष के हुए उनके पिता विलम मूलर की जो थी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब देखिए अब इसको कैसे लिखेगा, मिल गया ना दूसरा भाग में, तो देखिए कैसे लिखेगा। यहाँ पे देखिए वही तो चीज यहाँ पे लिखा गया है कि जब वे 4 वर्ष के थे उनके पिता की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे भी आप लिख देंगे तो 2 अंक आपका मिल गया। अब देखिए अब बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की। तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या था बाबू कि पिता के मरने के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई थी। तो ये कहां पे मिलेगा, तो तीसरे वाले भाग में मिलेगा। यानी कि तीसरे वाले भाग कहां है, आपको ध्यान से देखना है कि कहां है। तो देखिए यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिखा देते हैं, अभी बढ़िया से एकदम मिस न कीजिएगा, काफी जबरदस्त काफी मस्त है। 20 अंक आपका पूरा का कंफर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप 2 भाग यहाँ पे बांट लिए थे। अब देखिए पिता की मृत्यु के बाद उनके घर की स्थिति आर्थिक स्थिति क्या हो गई, दयनीय हो गई। देखिए तीसरे भाग में मिल गया और ये पूछा गया है। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से सेट किए हैं कि आपको बताने के लिए बड़ा इजी लगेगा, परीक्षा में कठिन आ जाएगा ना। ये आपका पीछे पूछा गया है, 2019 में शायद ये पूछा गया था, जाकर के आपको क्वेश्चन में उठा करके देख सकते हैं, है ना। तो मिल गया ना। तो देखिए आप कैसे लिखेगा इसका उत्तर, देखिए कैसे लिखेगा, ध्यान से देखिए। चलते हैं इस क्वेश्चन के उत्तर पे। देखिए यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा कि पिता के मरने के बाद घर की आर्थिक स्थिति बड़ा ही दयनीय हो गई थी, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा पर क्या पड़ा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। और ये क्वेश्चन का उत्तर हो गया और आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा। तो कितना नंबर हो गया, आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 6 नंबर बन गया। काफी आसान है ना। तो ये तरीका आप नहीं जानते तो काफी गड़बड़ कर देंगे आप। अगला देखिए, आगे देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा था चौथा। पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि 3 गद्यांश आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, 3 गद्यांश। और 3 गद्यांश आप देख लीजिएगा तो समझिए पूरा का पूरा 20 नंबर मिल जाएगा। और कोई बच्चे क्या करेंगे ना, हम तो एक गद्यांश में समझ गए हैं, तो ओवर बनिएगा तो फिर ओवर हो जाएगा। तो ओवर मत बनिए, पूरा देखिए। पूरा जो नहीं देखिएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दूसरा गद्यांश में कहीं दूसरे तरीके से आपको बता दें हम, नहीं तो ध्यान से देखना है ना, छोड़ कर नहीं जाना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति का उनकी शिक्षा दिशा पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो आपको कहाँ मिलेगा, ये चौथे वाले भाग में मिलेगा। कहाँ मिलेगा बाबू, चौथे वाला भाग में। और मजा आ रहा है ना तो लाइक करने कर, तो यार लाइक करो यार, मनोबल बढ़ाओ मेरा फटाफट से। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बड़ा ही गलती कर रहे हो, जल्दी से चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो आगे से वीडियो नहीं मिलेगी, है ना। तो फटाफट कर लो चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल। तो इसका उत्तर कहाँ पे मिलेगा, आपको क्या बताए थे, इसका जो उत्तर मिलेगा चौथे वाले भाग में मिलेगा। तो चौथा वाला भाग कहाँ पे बचा हुआ है, यहीं पे ना बचा हुआ है। तो देखिए बताया गया है बावजूद उनके शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुए, यानी कहने का मतलब हो गया कि उनके शिक्षा दीक्षा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो उसी को आपको यहाँ पे लिख देना है। देखिए ध्यान से यहाँ पे लिखा गया है कि उनकी शिक्षा दीक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वे संगीत, ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा में निपुण होकर के कविताएं लिखने लगे। और ये चौथे वाले में है, ये चौथे वाला जो पैराग्राफ जो आपको ये गद्यांश जो दिया गया ना, चौथे वाला जो आपको बताए थे भाग, तो उसमें आप देखिएगा तो ये आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। देखिए वे यहाँ पे बताया गया ना कि वे बचपन में संगीत व अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में क्या निपुण हो गए थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न अब कहाँ पे मिलेगा, तो 5वें नंबर भाग में मिलेगा। और देखिए और ये क्या कह रहा है 5वां नंबर प्रश्न कि स्वामी विवेकानंद ने उन्हें क्या कहा था। तो ये कहाँ पे बताया गया होगा, तो आपको जो 5 भाग बताए थे कि 5 भाग अपने मन से बांट लीजिएगा, जितना क्वेश्चन होगा उतने भाग में उस पैराग्राफ को, उस जो है गद्यांश को बांट लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहा लिखा गया है कि स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। तो ये कहाँ पे मिलेगा, यानी कि सबसे नीचे, यानी कि नीचे वाला प्रश्न है ना सबसे, यानी कि 5वां नंबर प्रश्न, तो यानी कि सबसे अंतिम में आपको मिलेगा। तो देखिए अंतिम में मिल गया ना कि उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा था। कौन कहते, है ना, तो विवेकानंद ने यहाँ पे देखिए कहे थे। तो यहाँ पे आपका उत्तर मिल गया। तो एक गद्यांश समाप्त हो गया। यानी कि इस तरीके से आपके परीक्षा में आएगा तो आपका 10 नंबर आ गया, परीक्षा में 10 नंबर आ गया। समझिए कि बहुत बड़ी चीज आपने कर ली कि एक ही बार में आपको 10 नंबर कंफर्म हो गया। एक और गद्यांश सॉल्व कीजिए और इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि देखिए कैसे आपको फिर से आपको मतलब पूरा कंफर्म हो जाए। ऐसा ना हो कि एक ही बता करके छोड़ दे, पता चले कि कोई दूसरा आ जाए, है ना। तो ये नहीं करनी है, पूरी देखिए। अगला देखिए एक और यहाँ पे देखिए, क्योंकि आपको भी 2 ही गद्यांश को सॉल्व करना है। ठीक है, 4 पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला गद्यांश क्या है, इसमें भी वही चीज आपको लिख करके बताएं कि निम्न गद्यांशों को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्नों के लिए 2 अंक निर्धारित करें। तो यहाँ पे भी आपको ट्रिक क्या अपनानी है, पहले गद्यांश को नहीं पढ़ना है, पहले आपको पढ़ना है क्वेश्चन को, है ना। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि जब तक देखिए जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपको जाना कहाँ है तो फिर रास्ता कहाँ से निकलेगा।
पहले आप ये पता कीजिए कि हमको जाना कहाँ है। तो पहले ये पता कीजिए कि गद्यांश में क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। जब आपको ये पता चलेगा कि गद्यांश में जो है क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, तब तो आप बनिएगा ना कि गद्यांश में क्या कह रहा है। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए। ये गलती बच्चे करते हैं कि पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, तो गद्यांश को पढ़ते हैं तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। पहले क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ने के बाद से जो गद्यांश जो दिया गया है, वे 2 नंबर गद्यांश है, उसको 5 भागों में बांट दीजिए। माने इंग्लिश में भी आया होगा ना, अंग्रेजी में भी, अगर 4 को क्वेश्चन पूछा है तो 4 भाग में उसको बांट दो। अब बांटने के बाद से लिख दो उसको, है ना, प्रत्येक भाग का लिख दो आप, बस उसका उत्तर हो जाएगा। ऐसा ही यहाँ पे भी है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले हम लोग बोले बाबू क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि व्यक्ति की प्रगति की आधारशिला क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि उन्नति की दौड़ में सबसे आगे कौन रहता है। तीसरा है कि व्यक्ति आत्मनिर्भर कब बनता है। और चौथा है कि सामाजिक व मानसिक रूप से स्वस्थ कौन होता है। और अगला है कि अपनी भुजाओं से सुख सुविधाएं जुटाने में कौन जो है जो होता है सक्षम जो है वो होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है और उसका उत्तर देखिए यहाँ पे लिखेगा। यहाँ देखिए आपको पहले वाला भाग में मिलेगा। कैसे, पहले देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं। व्यक्ति की प्रगति की आधारशिला क्या है। तो देखिए उत्तर आपका हो जाएगा कि व्यक्ति की प्रगति की आधारशिला आत्मविश्वास का मूल है। और कहाँ पे मिलेगा, पहले वाले भाग में। तो ये गद्यांश कहाँ है, तो गद्यांश हमारा ये है। और यहाँ पे देखिए पहले वाला भाग क्या है, तो ये पहले वाला लाइन या दूसरा वाला लाइन में ही मिलेगा, इसके अलावा कहीं मिल नहीं सकता है ना। बस इतना दिमाग में रखिए, अगर पहला क्वेश्चन पूछा है तो पहला चाहे दूसरा लाइन में ही मिलेगा, तो पहला और दूसरा लाइन ही पढ़ना, इसके अलावा कोई नहीं पढ़ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि आत्मनिर्भरता प्रगति की आधारशिला है और आत्मविश्वास का मूल है। तो हो तो गया, यही ना आपसे पूछा जा रहा था। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखिए, ये ना पूछा जा रहा है कि व्यक्ति की प्रगति की आधारशिला क्या है। तो व्यक्ति की प्रगति की आधारशिला क्या है, आत्मविश्वास का मूल है। हो तो गया। बस अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। और अगला क्वेश्चन का उत्तर कहाँ मिलेगा, अब दूसरे वाले में मिलेगा ना। दूसरे जो भाग आपको बांटे बोले थे कि 5 भाग बांट लीजिए, अपने मन से 5 भाग बांट लीजिए कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। या जब एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा तो उसके बाद वाला आप जाइएगा, उसके फिर बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, इस प्रकार से, है ना। देखिए अगला देखिए, अगला कह रहा है कि उन्नति की दौड़ में सबसे आगे कौन रहता है। तो इसका आंसर क्या लिखे हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब तो आपको दिखाते हैं गद्यांश में कहाँ है। जो व्यक्ति समाज में अपने सारे कार्य स्वयं कर लेता है और हमेशा दूसरों की सहायता करता है, उन्नति की दौड़ सबसे आगे रहता है, ठीक है। उन्नति की दौड़ में वो क्या रहता है, सबसे आगे रहता है। देखिए जो व्यक्ति समाज में अपने सारे कार्य को क्या कर लेता है, स्वयं कर लेता है। देखिए कहाँ होगा, तो दूसरे वाले भाग में बोला। कहाँ होगा, तो दूसरे वाला भाग। तो देखिए दूसरा वाला भाग कहाँ से शुरू हुआ है, देखिए यहाँ तक तो था। तो हमने तो क्या लिखा था, पहले वाला क्वेश्चन के बारे में लिखा था ना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद आपको पढ़ना है। देखिए क्या बताया जा रहा है, जो व्यक्ति समाज में अपने सारे कार्य को स्वयं कर लेता है, जरूरतें पड़ने पर दूसरों की सहायता करता है, वही उन्नति की दौड़ में क्या होता है, आगे होता है। हो गया, ये भाग को दूसरा हो गया। तो दूसरा भाग का दूसरा आंसर हो गया, बस हो गया। और ये ऐसा नहीं आपको फिर बोल रहा है कि ये हमारे द्वारा नहीं गद्यांश लिखा गया है, ये खुद गद्यांश बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है और बिहार बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। और वही गद्यांश को आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि देखिए कितना ईजी होता है, काफी ईजी होता है। लेकिन गलती इसलिए हो जाती है कि पहले आप लोग गद्यांश पढ़ते हैं। तो गद्यांश मत पढ़िएगा, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हम लोग से। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, काफी सुटेबल आपको लिख कर बता दिया। और हाँ, यही गद्यांश देख लीजिए, कहीं हो सके तो यही मत पूछ दे, क्योंकि कोरोना वायरस का महामारी चलने की वजह से स्कूल कॉलेज बंद था, पढ़ाई नहीं हुई है, तो पिछले वाला ही मत उठा करके पूछ दे। तो बढ़िया से देख लीजिएगा और आंसर भी समझ लीजिए बढ़िया से। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्यक्ति आत्मनिर्भर कब बनता है। व्यक्ति आत्मनिर्भर कब बनता है, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर ये होगा कि स्वावलंबी होकर के व्यक्ति जब अपने सारे कार्यों को करता है तो स्वावलंबी एवं आत्म क्या हो जाता है, वो निर्भर बन जाता है, तब वो निर्भर बनता है। तो कहाँ पे मिलेगा, तो तीसरे वाले भाग में। यानी कि दूसरा वाला भाग हम लोग यहाँ तक लिखे थे, तो यहाँ तक लिखे थे ना, यहाँ तक, है ना, वह उन्नति दौड़ में सबसे आगे रहता है यहाँ तक। अब इसके बाद वाला लाइन जो होगा वही आपको उसमें आंसर मिलेगा, तीसरा वाला, क्योंकि ये तीसरा भाग हो गया। देखिए जो चीज आपको समझाना चाह रहा है ना वो चीज समझिए। देखिए कहीं पे भी इस तरीके से आपको नहीं मिलेगी, ढूंढ के हार जाइएगा, नहीं मिलेगी, है ना। आप समझिए, अब इसके बाद से काफी लोग बनाना शुरू कर देंगे, ये हम चीज हमको पता है। हाँ अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए अगला क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, अपने दैनिक जीवन के सारे कार्य स्वयं ही करना मनुष्य के लिए आवश्यकता है और अपने कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति क्या होता है, हमेशा जो होता है वह पिछड़ जाता है, उन्नति नहीं कर सकता है। सौंपे गए कार्य को पुनति क्या होता है, दायित्व समझ करके नहीं करना चाहिए, है ना। इसे व्यक्ति स्वावलंबी बनता है। बन तो गया, आपका आंसर तो हो गया। बस यही चीज तो पूछ रहा था और यही चीज तो यहाँ पे लिख दिया गया है। ये ना क्वेश्चन पूछ रहा था कि व्यक्ति आत्मनिर्भर कब बनता है, तो स्वावलंबी होकर के व्यक्ति जब अपने कार्य को स्वयं कर लेता है, स्वावलंबी बन जाता है, स्वावलंबी आत्मनिर्भर बन जाता है। हो तो गया। और अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि सामाजिक व मानसिक रूप से क्या से स्वस्थ कौन होता है।
तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, तो चौथा वाला भाग में इसका उत्तर मिलेगा आपको। पैराग्राफ के चौथे वाला में जो आपका जो गद्यांश दिया गया ना, उसके चौथे वाले भाग में मिलेगा इसका उत्तर। तो देखिए आंसर आपको दिखा देते हैं पहले कि सामाजिक व मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सिंह के समान परिश्रमी होता है, जो अपने कार्य को क्या करता है, स्वयं कर लेता है। और देखिए ये चौथे वाला लाइन में मिलेगा आपको। देखिए ध्यान से, यहाँ पे चौथा वाला लाइन कहाँ है, देखिए यहाँ तक हमने लिख दिया थे ना, यहाँ तक स्वावलंबी बनता ही हो गया ना। यहाँ पे देखो ध्यान से, एकदम वहां से यहाँ से समाप्त हो रहा, तहीं से वहीं से देखो कितना अच्छी है ना। देखिए क्या होगा कि स्वावलंबी व्यक्ति सिंह के समान परिश्रमी होता है एवं सामाजिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, वही होता है, बस हो गया, इसका उत्तर हो गया। और अंतिम वाला पूछेगा 5वां नंबर, इसका मतलब हो गया कि वह 5वें नंबर यानी कि सबसे नीचे से उसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अपनी भुजाओं को सुख सुविधा जुटाने में कौन सक्षम होता है, सक्षम होता है, तो इसका नीचे से आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है कि स्वावलंबी व्यक्ति अपनी भुजाओं से सारी सुख सुविधाओं को जुटाने में सक्षम होता है, वह उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। और आंसर कहाँ मिलेगा, तो आपको नीचे से जो गद्यांश जो दिया गया ना, उसको आपको नीचे से मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे तो हो गया, मिल तो गया, देखिए यहाँ पे मिल गया कि वह अपनी भुजाओं में सारी सुख सुविधाओं को जुटाने में क्या होता है, सक्षम होता है, अतः परिणाम आत्मनिर्भर व्यक्ति उन्नति के शिखर पर क्या होता है, पहुंच जाता हो। तो गया, कितना इजी है ना, बस आपको कुछ नहीं करना है, हमारा बस ट्रिक याद करके रखिए। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक लेकर के आए हैं। थोड़ी सी वीडियो आज आने में देरी हो गई, ये हम समझ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले एक वीडियो नहीं, क्योंकि इसी चीज को हम आपको मतलब कि सोच रहे थे कि कैसे आपको बताएं ताकि एक बार में आपके दिमाग में फिट हो जाए और आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप सॉल्व करके बता दें। ठीक है, अगला देखिए, तो ये चीज समझ में आ रहा है ना, तो लाइक नहीं क्यों, कंजूसी मत करो यार, लाइक करो, दबाओ लाइक, एकदम दबा दो लाइक। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आगे से वीडियो मिला करें। काफी कम समय है। और हाँ, मॉडल सेट का जो आपको क्वेश्चन आपको कराए हैं ना, 5 मॉडल सेट का, वो जरूर वीडियो देख लीजिएगा। डायरेक्ट एकदम सीधे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब आगे देखिए, एक और गद्यांश आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, और ये भी आपके परीक्षा में पूछा गया है। ये शायद 2014 या 15 में ऐसे पूछा गया था, है ना, तो वहां से इसको हम लिए हैं, है ना। तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, अब तो इजी हो गया ना, आप फटाफट बताइएगा ना आप भी। हाँ, तो मेरा साथ दीजिए, फटाफट नीचे कमेंट करते रहिए, बताइए। देखिए ये गद्यांश है, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को गद्यांश नहीं पढ़ना है, पहले हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना है। बिल्कुल, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ते हैं, क्योंकि पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तब हम लोग जवाब देंगे। अभी आपको पता है ना कि हमको कहाँ जाना है ये पता रहेगा, तब तो रास्ता से हम जाएंगे, तब तो उस रास्ते से जाएंगे कि पहुंचेंगे कहाँ। अब क्वेश्चन नहीं पता है, गद्यांश पढ़ना है ना, तो फिर कैसे होगा जी। पहले आपको ये पता करनी है कि क्वेश्चन कह रहा है, फिर जो कह रहा है उसको हमको गद्यांश से ढूंढ देनी है। तो 5 भाग पहले आपको क्या करना है, गद्यांश को बांट देना, अपने मन में बांट लेना। ये नहीं कि वहां पे बांट देना, एकदम नहीं ना, मन में बांटो एकदम, है ना। चलो अगला देखो, क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है कि रहीम का जन्म और मृत्यु कब हुआ था, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कि रहीम किन विषयों के विद्वान तथा किसके प्रसिद्ध कवि थे। अगला देखिए क्वेश्चन कि रहीम बड़े परोपकारी और दानी थे कैसे। अगला क्वेश्चन कि किनकी काव्य उक्तियां मार्मिक है और क्यों। और अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित एक शीर्षक दीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका एक हटके हो गया ना, इसमें से क्वेश्चन हटके हो गया ना, इसका उत्तर कहाँ मिलेगा, इसको भी बता रहा है। तो सबसे पहले तो 5 भाग में बांट लीजिए मन में एकदम गद्यांश को। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो पहला क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा था कि रहीम का जन्म और मृत्यु कब हुआ था। तो अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म जो हुआ था 1553 ईस्वी में हुआ था, और उनकी मृत्यु 1625 ईस्वी में हुआ था। तो ये कहाँ पे मिलेगा, तो सबसे पहले वाले आपको लाइन में मिलेगा, सबसे पहले वाले भाग में मिलेगा। यानी कि देखिए यहाँ पे मिल गया, ये आपका पैराग्राफ है कि अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म 1553 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो हो गई वह कब हो गई, तो 1625 ईस्वी में हो गई। तो ये एक भाग खत्म, यानी कि एगो क्वेश्चन का आंसर हो गया क्लियर, यानी कि 2 नंबर आपका एकदम लिखा गया, एकदम 2 नंबर आ गया, है ना। चलो एकदम आएगा बाबू, काहे लिए मेहनत कर रहे हो आप लोग, तो मेहनत करते हो तो मेहनत का जो परिणाम तो जरूर मिलेगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन है कि रहीम किन विषयों के विद्वान तथा उसके प्रसिद्ध तथा किसके प्रसिद्ध कवि है। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर क्या लिखे है, रहीम जो है अरबी, फारसी, संस्कृत के विद्वान कवि और उनके हिंदी के विख्यात कवि थे। तो कहाँ पे मिलेगा, तो दूसरे वाले भाग में। तो देखो दूसरा वाला भाग यहाँ पे दिया गया, देखो यहाँ तक हमने पहला वाला क्वेश्चन का आंसर लिखे थे ना, लिखे थे कि नहीं लिखे थे, बिल्कुल। अब देखो दूसरा वाले में कहा ये अरबी, फारसी, संस्कृत के विद्वान कवि थे, हिंदी के विख्यात कवि थे। मिल तो गया, अरे दूसरा वाला भी मिल गया, दूसरा क्वेश्चन। हाँ ऐसे ही मिलेगा एकदम परीक्षा में, तो पहले बढ़िया से सब समझो, बढ़िया से, इसलिए कहते हैं, है ना। और इधर चक्कर में कुछ पढ़े हो तो चक्कर वाला छोड़ दो इस समय सिस्टम, है ना। इधर उधर का जो भी बात सुन रहे हो वो नहीं, एकदम पढ़ाई पे फोकस करो। क्योंकि क्या कर रहे हो इस समय, बस आपकी जो कुछ भी समय बचा हुआ है, 2 घंटे 4 घंटे, 1 दिन 2 दिन, जो भी बचा हुआ है आपके पास, जितना भी समय आपके पास है उसमें एकदम पढ़ाई में मन लगाओ, है ना। तो देखो मिल तो गया, इसका उत्तर तो हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा था कि रहीम बड़े परोपकारी और दानी थे कैसे।
ये कहाँ पे मिलेगा? तो तीसरे वाले भाग में मिलेगा। तो तीसरे वाला भाग कहाँ बताया नहीं है, बिहार बोर्ड के द्वारा नहीं बताया जाएगा तीसरा भाग कौन है। हम आपको बताना है कि अपने मन में बांट लीजिएगा बढ़िया से। तो कहाँ पे मिलेगा? यानी कि उसके बाद मिलेगा। देखिए यहाँ पे उत्तर पहले आपको दिखा देते कि रहीम परोपकारी और बड़े दानी थे, कवियों के लिए उनके मन में विशेष समानता था। यही कारण है कि कवि गंग के एक छप्पे पर मुग्ध होकर के उन्हें क्या कर दिए, 36 लाख रुपए ही दान कर दिए थे। ये लाइन हम अपने से नहीं बता रहा है, ये तीसरे वाले भाग में आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे तीसरा वाला भाग क्या है, यहाँ तक हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने पहले वाला भाग लिखा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने दूसरे वाला भाग लिखा। अब यहाँ से हम लोग जो शुरू करेंगे ना वह तीसरे वाले भाग में हम लोग लिखेंगे। तो तीसरा वाला भाग देखिए कह रहा है कि ये सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में थे। उनमें हिंदी के एक अन्य प्रसिद्ध कवि क्या थे, गंग भी थे। रहीम कवि अकबर के प्रधान सेनापति और मंत्री थे। उन्होंने अनेक युद्धों में भाग लिया था। युद्ध में सफलता प्राप्ति के कारण अकबर के इन्हें जागीरों में बड़े बड़े सूबे दिए थे। रहीम बड़े परोपकारी और दानी थे। देखो मिल रहा है ना। देखो यहाँ से जो भी शुरू होगा, अगर उसमें देखिए अब कहानी है, गद्यांश है, तो कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। तो एक दो लाइन तो आपको मिलेगा ही इधर उधर से। तो देखो अब एक दो लाइन तो देखो कहानी बनाना है, तो ये सब थोड़ी ना है कि केवल अब देखो 5 को, तो 5 को लाइन में तब खत्म थोड़ी ना करेगा गद्यांश। हाँ ये चीज समझो, बस आपको ये बता रहे कि 5 को है ना, 5 भाग में बस मिल जाएगा आपको उत्तर, है ना। यानी कि यहाँ से अगर शुरू हो रहा है, अगर जहां पे भी तक वो समाप्त नहीं होता है, तहां तक समझिए कि वो ये गो भाग है। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक क्या मिला हमको, एक भाग जो है मिल गया यहाँ पे कि दानी थे, इनके हृदय में दूसरे कवि के लिए बड़े ही समान भाव रखता था। गंग कवि ने एक छप्य पर रहीम ने उन्हें क्या कर दिया, 36 लाख दान दे दिए। बस ये हो गया। अब समझो कि यहां तक जो है तुम्हारी वो कौन सी है, 36 लाख दान दिए, ये तीसरा भाग है। यानी कि यहां तक तीसरा भाग, तो तीसरा क्वेश्चन का उत्तर मिल गया। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो चौथा क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है कि किनकी का भी उक्तियां मार्मिक हैं और क्यों। तो देखो यहाँ पे उत्तर उसका क्या लिखा गया, यहाँ पे ध्यान से देखिए लिखा गया है कि रहीम की काव्य उक्तियां बड़ी मार्मिक हैं क्योंकि वे हृदय से स्वाभाविक रूप से निकली हुई है। कहाँ मिलेगा, अब जो लाइन आप ढूंढे थे तीसरा भाग, अब तीसरे भाग के बाद चौथा भाग में ये मिलेगा ना। तो तीसरा भाग कहाँ था कि 36 लाख वो दान कर दिए थे, है ना, यही था ना तीसरा भाग। अब देखिए चौथा भाग कहाँ है, जब तक रहीम के पास संपत्ति थी तब तक वह दिल खोल करके दान करते थे। रहीम की काव्य युक्तियां बड़ा ही मार्मिक थी क्योंकि वे हृदय से स्वाभाविक रूप से क्या था, तो निश्रित था। तो ये आपको उत्तर मिल गया कहाँ पे, तो ये आपको उत्तर मिल गया आपको सबसे जो आपको नीचे वाला था, चौथा नंबर का आपको उत्तर मिल गया। अब कहेगा सर अब तो पूरा भाग ही खत्म हो गया, अब तो पूरा उसमें है ही नहीं, तो पांचवा भाग अब बनेगा कहां से। अरे बनेगा, क्वेश्चन पहले देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभी ना समझाएं कि कहां पे जाना है, पहले ये पता करके रखो। देखो क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दे, तो ये तो समझदारी से ना दिया है आपको। अब शीर्षक लिखना है तो थोड़ी ना आपको नीचे लिख देगा कि हाँ इसका शीर्षक ये हुआ। अब अपने मन से सुनिए। अब देखिए जब आपने इस गद्यांश को देखा, जब इसका क्वेश्चन सॉल्व किया, तो आपको क्या पता चला कि जितना भी कहानी इसमें बताया गया ना, वो किसके बारे में बताया गया है कि अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में बताया गया है। तो इसका गद्यांश वही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। इसका हो गया उत्तर सही। अगर आएगा परीक्षा में फटाफट कीजिएगा, पूरे के पूरे अंक मिल जाएगा। मजा आ रहा है ना, एकदम मजा आएगा, एकदम गजब का है। तो समझ में आया ना ये चीज कैसे लिखना है आपको। तो ये चीजें, और देखिए उपयुक्त गद्यांश आपको अपने अनुसार लिखना होता है। क्या आपको समझ में आ रहा है, तो आपने देखा। तो इस प्रकार से आपको 3 गद्यांश बताए हैं, और 3 गद्यांश बता दिए हैं जब आपको हम, तो आप 3 गद्यांश को पहले एक बार और देख लीजिएगा जरूर। उसके बाद से आप जाइए किसी गेस पेपर को, बहुत सारा आपके पास गेस पेपर हो गए, हमको पता है, क्योंकि डर के मारे आप बड़ा ही गेस पेपर खरीदते हैं, है ना। तो डरना नहीं है एकदम। अब जाइए उस गेस पेपर को लीजिए, जो तरीका आपको बताए थे ना उस तरीके से उसको सॉल्व कीजिए, 1-2 सॉल्व कीजिए, और एकदम परीक्षा में जाकर के धमाल मचा दिए। और तब कहेंगे कि हाँ हमने जो पढ़े थे ना, मंटू सर से पढ़े थे, DLS एजुकेशन से, तब बड़ा ही मजा आएगा, है ना। तो अभी तक जब लाइक नहीं किया ना, लाइक करके दोस्तों को शेयर करो यार, उनका भी हेल्प कर दो फटाफट से, है ना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अभी तक आप हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किए हो तो इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे जाकर के मंटू सर या फिर DLS एजुकेशन सर्च कीजिए, मंटू सर या DLS एजुकेशन, आपको ऐप मिल जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से सब जगह जुड़ जाइए। फिर मिलते हैं आपको इसी तरह की कमाल की वीडियो के साथ नेक्स्ट वीक।